Hey everybody, welcome back to Learn to Compete. My name is Hitesh सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक एमसीक्यू सीरीज जो कि आपके लिए पीजीटी के लिए, नेट सीआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। मार्शल का जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको कब अचीव हो सकता है। देखिए, हमें पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्शल में कब अचीव हो सकता था, जब MUX इक्वल हो प्राइस ऑफ एक्स, यानी किसी एक्स कमोडिटी से जो आपको यूटिलिटी मिल रही है वो प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी के इक्वल होना चाहिए। कंडीशन यहाँ पे क्या थी, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी होनी चाहिए, 1 यूटिल। इससे क्या पता लगता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो 4 रुपये है, ठीक है। 1 रुपये से आपको यूटिलिटी मिलती है 1 यूटिल, यानी 1 यूटिल यूटिलिटी मिलती है। आपने वो कमोडिटी कंज्यूम करी, मान लीजिए 1 कमोडिटी कंज्यूम करी, आपको उससे यूटिलिटी मिली 15। 2 यूनिट कंज्यूम करी, आपको यूटिलिटी मिली 12। 3 यूनिट कंज्यूम करी, आपको यूटिलिटी मिली 4। 4 यूनिट कंज्यूम करी, आपको यूटिलिटी मिली 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं आपकी मार्जिन यूटिलिटी कम होती जा रही है। ओके, तो हमारा कंज्यूमर जो है वो कब तक किसी कमोडिटी को कंज्यूम करेगा वो डिपेंड करता है उसके प्राइस और पैसे से मिलने वाली यूटिलिटी पे। ओके, तो यानी कि आप देख सकते हैं उसे 4 रुपये खर्च करने पे 4 यूटिल यूटिलिटी मिलती है। 1 रुपये से 1 यूटिल और 4 रुपये से 4 यूटिल यूटिलिटी मिलती है। तो जब तक तो उसको 4 यूटिल से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है इस कमोडिटी से, जैसे कि पहली यूनिट में 15 यूटिल मिली, सेकेंड से 12 मिली, थर्ड से 4 मिली और फोर्थ से 1 मिली, तो जब तक इसे 4 से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तब तक वो कंज्यूम करता रहेगा। तो कब तक वो कंज्यूम करता रहेगा, थर्ड कमोडिटी तक कंज्यूम करता रहेगा, जब तक उसको इस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी इसके प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। मार्जिन यूटिलिटी जो है उस कमोडिटी से मिलने वाली जब प्राइस के इक्वल हो जाएगी तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन केस एल शेप्ड आइसोक्वांट। देखिए, हमें पता है आइसोक्वांट की शेप कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। यानी कि आप 2 इनपुट अगर ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ लेबर है और यहाँ कैपिटल है, तो इन इनपुट से आपको सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, फॉर एग्जांपल 300 यूनिट है मिल रही है। जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप यूज़ करेंगे उससे आपको सेम यूनिट ऑफ आउटपुट मिल रहा है, ये हमें आइसोक्वांट बताता है। लेकिन अगर आइसोक्वांट की शेप जो है वो एल शेप्ड हो जाए, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 300 यूनिट आप बना रहे हैं तो ये एक ही कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, वो है ये कॉम्बिनेशन। यानी कि ये अगर 1 यूनिट लेबर है, ये 1 यूनिट कैपिटल है, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और ये कौन सा केस होगा, कॉम्प्लीमेंट का। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अगर आप कैपिटल बढ़ा के भी देख लें तो लेबर चेंज नहीं हो रही, इसी तरह लेबर बढ़ा के देख लें तो कैपिटल चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर आप लेबर ज़्यादा कर रहे हैं तो लेबर को ज़्यादा करने के लिए आप कैपिटल को कम नहीं कर सकते। अगर आपने 1 से कम कैपिटल करी तो ये प्रोडक्शन होगी ही नहीं, आप इस कर्व पे आएंगे ही नहीं। तो ये एल शेप जो कर्व होती है वो कॉम्प्लीमेंट के केस में होती है। ओके, कॉम्प्लीमेंट के केस में जहाँ पे 1 यूनिट ऑफ लेबर के साथ आपको 1 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए। अगर आपको लेबर बढ़ानी है तो आपको कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी, लेबर कम करेंगे तो कैपिटल भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, इसीलिए यहाँ पे आइसोक्वांट जो है वो एल शेप का होता है। अब क्योंकि आइसोक्वांट एल शेप का है और ये कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है तो यहाँ पे फैक्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर इक्वल देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी। देखिए, हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करती है। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। तो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करेगी। तो जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के इक्वल है, कहाँ पे इक्वल होगा, इसके मिनिमम पॉइंट पे, एवीसी के, देन एवीसी विल बी मिनिमम, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप यहाँ पे डायग्राम में देख ही सकते हैं, ये हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द कंसेप्ट एंड द इकोनॉमिक्स इज करेक्ट। यहाँ पे हमें कंसेप्ट दिया हुआ है, इस साइड हमें इकोनॉमिक्स के नाम दिए हुए हैं। ओके, तो हमने उसको मैच करना है। थ्योरी ऑफ सोशल चॉइस ये हमें दी थी केनेथ एरो ने। एरो की जो हम इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम पढ़ते हैं वो इसी बुक से ली गई थी, थ्योरी ऑफ सोशल चॉइसेस। सेकंड है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, इसकी बात की थी जॉन रॉबिन्सन ने, जब जॉन रॉबिन्सन ने कहा था कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो होता है उसमें लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। जॉन रॉबिन्सन ने इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करी थी, उसी में उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर की बात की थी। तो फर्स्ट का हो गया थर्ड एंड सेकंड का हो गया फोर्थ।
वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात की थी जॉन रॉल्स ने। वेल ऑफ इग्नोरेंस का क्या मतलब है कि अगर आप किसी को पॉलिसी बनाने को कहते हैं, मान लीजिए कोई ए पर्सन है, उसको आपने कोई पॉलिसी बनाने के लिए बोला, वो हमेशा बेस्ट पॉलिसी बनाएगा अगर उसके आगे वेल ऑफ इग्नोरेंस है। वेल ऑफ इग्नोरेंस मतलब एक पर्दा डला हुआ है जिससे उसको ये पता नहीं लग रहा कि उस पॉलिसी का उस पर इफेक्ट क्या होगा। यानी कि जो भी पॉलिसी मेकर है, अगर उसको ये आइडिया ना हो कि इस पॉलिसी का इस पे खुद पे क्या इफेक्ट होने वाला है, तो वो हमेशा बेस्ट पॉलिसी ही बनाता है। अगर उसे कंफर्म ना हो कि उस पॉलिसी का उसके खुद पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, तो वो उसे हम कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस, जो किसने दिया था? जॉन रॉल्स ने। अब बच गया ग्रैंड यूटिलिटी फ्रंटियर, जो कि E.S. सैमुअल्सन ने दिया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 3, सेकेंड का 4th, वेल ऑफ इग्नोरेंस फर्स्ट, ग्रैंड यूटिलिटी फ्रंटियर P.S. सैमुअल्सन सेकेंड। 3 4 1 2 3 4 1 2 दिया हुआ है हमें ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the theory of distribution, who is the following is associated with the development of product exhaustion problem? देखिए, प्रोडक्ट एग्जॉशन प्रॉब्लम का यूज किसने किया था? फिलिप सिक्सटीन ने। फिलिप सिक्सटीन ने क्या कहा था कि अगर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बात किसने की थी? फिलिप सिक्सटीन ने की थी, जिन्होंने यूलर्स थ्योरम का यूज करके ये प्रूव भी किया था कि जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टोटल प्रोडक्ट एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेटियन ऑप्टिमलिटी प्रीसपोज। पेरेटो ऑप्टिमलिटी जो है वो पहले से मान के चलती है क्या? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इक्वल इनकम ग्रुप्स, यूनिफॉर्म इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सेंस ऑफ होमोजेनाइजेशन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, पेरेटो ऑप्टिमलिटी वो सिचुएशन है जब आप सोसाइटी की वेलबींग को इम्प्रूव नहीं कर सकते बाय रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कब तक? जब तक आप किसी को वर्स्ट ऑफ सिचुएशन में ना ले जाए। यानी कि कोई भी पर्सन बेटर ऑफ नहीं हो सकता जब तक कोई अनदर इंडिविजुअल वर्स्ट ऑफ सिचुएशन में ना जाए, तो उसे हम पेरेटो ऑप्टिमलिटी की सिचुएशन कहते हैं। और ये मान के चलता है इस सिचुएशन में एक्सटर्नैलिटी नहीं है। अगर एक्सटर्नैलिटी नहीं होगी तभी पेरेटो ऑप्टिमल सिचुएशन को हम सही साबित कर सकते हैं। तो इसकी प्री कंडीशन जो है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द एजवर्ड बॉक्स इन केस ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन इज डिसाइडेड बाय। जो इस एजवर्ड बॉक्स की लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो किसके द्वारा डिसाइड होती है? गवर्नमेंट की प्राइसिंग पॉलिसी के द्वारा, बार्गेनिंग पावर टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल की बार्गेनिंग पावर के द्वारा डिसाइड होती है, दो गुड्स की अवेलेबिलिटी कितनी है इकोनॉमी में उस द्वारा डिसाइड होती है, या पेरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन के द्वारा डिसाइड होती है। देखिए, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमने गुड एक्स ली हुई है, यहाँ पे गुड वाई ली हुई है, तो इसकी कितनी लेंथ होगी वो डिपेंड करता है कि गुड एक्स और गुड वाई इकोनॉमी में कितनी है। यानी दो गुड्स की अवेलेबिलिटी कितनी है उतनी ही एजवर्ड बॉक्स की लेंथ और ब्रेड्थ होती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ साइकिल इनकम कंजम्पशन हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। ये सब जानते हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई थी? जेम्स डिजनबेरी द्वारा दी गई थी। फ्रीडमैन ने कौन सी दी थी? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। केन्स ने कौन सी दी थी? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे जो आंसर है लाइफ साइकिल का वो है जेम्स डिजनबेरी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल राइटर्स द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज दे आर्ग्यू दैट real wage rate is equal to the marginal product of the labor, utility of the real wage rate is equal to the marginal disutility of any given volume of unemployment, reduction in money wage is likely to reduce the prices of goods by more or less the same percentage, या फिर रिडक्शन इन मनी वेज वुड नॉट रिड्यूस रियल वेज। क्या कह रहा है ये कि क्लासिकल राइटर के हिसाब से जो लेबर की डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, बिकॉज वो मानते थे कि जो रियल वेज है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के इक्वल होता है, या फिर वो मानते थे कि यूटिलिटी ऑफ रियल वेज इज इक्वल टू द मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या वो मानते थे कि रिडक्शन इन मनी वेज इज लाइकली टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ गुड्स बाय मोर और लेस द सेम परसेंटेज। यानी कि जैसे ही आप मनी वेज को कम करेंगे प्राइसेस भी सेम प्रोपोर्शन में कम हो जाएंगी, या फिर वो मानते थे रिडक्शन इन मनी वेज वुड नॉट रिड्यूस द रियल वेज रेट। तो किस वजह से जो डिमांड कर लेबर की वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लासिकल मानते थे कि जो लेबर की डिमांड है वो जैसे जैसे बढ़ती चलेगी उससे मिलने वाली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती चलेगी। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगी, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगी तो रियल वेज रेट कम हो जाएगा। रियल वेज रेट कैसे निकालते हैं? वेज डिवाइड बाय प्राइसेस, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि रियल वेज रेट इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ओके, अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के इक्वल है, तो जैसे जैसे लेबर की डिमांड बढ़ रही है मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है इसलिए वेज रेट कम हो रहा है, और इसीलिए ये
डिमांड का जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या लेबर की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे वेज रेट जो है वो कम हो रहा है। ये मानना था क्लासिकल का, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज हायर इन बार्टर इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी। देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी क्लोज्ड इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, 1/(1 - c 1 - t + m) के इक्वल होता है मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट जो होगा, जो ओपन इकोनॉमी होगी वहाँ पे मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट भी ऐड होगी, और जितनी ज़्यादा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट की वैल्यू होगी उतना हमारा मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है कि इम्पोर्ट और सेविंग जो है वो इकोनॉमी में लीकेज का काम करते हैं। तो ओपन इकोनॉमी में जो होता है मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी में नहीं आएगा, बार्टर इकोनॉमी नहीं आएगा, ये आप आंसर आएगा क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में लीकेज कम होगी, यानी इम्पोर्ट कम होगा। ठीक है, तो वहीं पे मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिडक्शन इन द गैप बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट इज द इंडिकेशन ऑफ, यानी कि रेपो रेट कौन सा रेट होता है जिसपे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। ओके, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई बैंक से पैसा लेता है और अपने पास रखता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं रेपो रेट जो है हमारा 10% है और रिवर्स रेपो रेट 5% है। ओके, हमेशा रिवर्स रेपो रेट से कम होता है क्योंकि ये आरबीआई ने पे करना है। ठीक है, तो आरबीआई कम ही पे करेगा बैंक को, और ये बैंक ने आरबीआई को पे करना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का गैप जो है वो कम होता जा रहा है। ओके, तो इसका क्या इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन है कि शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी में अब लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी, या शॉर्टेज ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ऋण की शॉर्टेज हो जाएगी, या पुअर बैंकिंग सिस्टम हो जाएगा, इकोनॉमी का बैंकिंग सिस्टम जो है वो खराब है, या फिर एक्सेस लिक्विडिटी है इकोनॉमी में। क्या इंडिकेट ये करता है? देखिए आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की जो गैप को है वो कम कर दिया है। यूजली आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को चेंज नहीं करता, आरबीआई चेंज करता है रेपो रेट को। अब आरबीआई अगर रेपो रेट को चेंज कर रहा है और इसके गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आरबीआई रेपो रेट को कम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 10% से उसने 6% कर दिया, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का गैप कम हो गया। अब इसका मतलब क्या है? यह आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को पैसा दे रहा है। अब कम इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को पैसा देगा, इसका मतलब है इकोनॉमी में एक्सेस लिक्विडिटी हो जाएगी। ठीक है, यानी लिक्विडिटी इकोनॉमी में इंक्रीज कर रहा है आरबीआई। ओके, और इससे लोन या फिर क्रेडिट भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी में। ठीक है, तो पहला कह रहा है शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ये गलत है। इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी, शॉर्टेज नहीं होगी उसकी। शॉर्टेज ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ये भी गलत है। इससे इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़ेगा, लोन जो है बैंक ज़्यादा देंगे तो क्रेडिट इंक्रीज होगा। पुअर बैंकिंग सिस्टम को दर्शाता है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी एक्सेस लिक्विडिटी होगी इकोनॉमी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्फेसिस ऑन वेल्थ एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी इज प्रोनाउंस्ड इन राइटिंग ऑफ। देखिए वेल्थ जो है वो डिमांड ऑफ मनी का डिटर्मिनेंट होता है, यानी मनी की कितनी डिमांड होगी वेल्थ पर डिपेंड करती है। ये किसने बोला था? ये बोला गया था मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। मिल्टन फ्रीडमैन ने हमें क्या कहा था? मिल्टन फ्रीडमैन ने जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी थी 1956 में, उसमें उन्होंने कहा था कि जो वेल्थ है, जो पैसा किसी पर्सन के पास रखा हुआ है, वो भी किसी कमोडिटी की तरह किसी पर्सन को यूटिलिटी देता है, या फिर कह लीजिए सेटिस्फेक्शन देता है। उसी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेने के लिए कोई पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कलेक्ट करता है। तो वेल्थ भी एक तरीके से डिमांड फॉर मनी का डिटर्मिनेंट है, यानी डिमांड कितनी होगी इकोनॉमी में ये वेल्थ पे भी निर्धारित करती है। ये किसका कहना था? मिल्टन फ्रीडमैन का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज नॉट ओनली ए फंक्शन ऑफ इनकम बट ऑल्सो ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है, यानी कि ट्रांजेक्शन के लिए जो आप मनी की डिमांड करते हैं, वो सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं करता बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ये किसने कहा था? डब्ल्यू.जे. बॉमल ने एंड टॉबिन ने, बॉमल एंड केन्स ने, टॉबिन एंड केन्स ने, डजनबेरी एंड कॉर्पोरेट। देखिए केन्स ने हमें कहा था ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन बॉमल और टॉबिन ने हमें कहा था कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो इनकम के साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। और हमें बॉमिन ने स्क्वायर रूट फॉर्मूला भी दिया था, अगर आपको याद हो। स्क्वायर रूट फॉर्मूला क्या होता है? √YF/2I, और ये किसके इक्वल होगा? एवरेज मनी होल्डिंग, यानी कोई पर्सन कितनी मनी होल्ड करके रख रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी इनकम पे। ये ब्रोकरेज फीस है, एफ क्या है? ब्रोकरेज फीस।
या फिर जो आप बैंक में जाने का ट्रिप है, तो बैंक तक आप जाएंगे, उसका खर्चा कितना आ रहा है, कॉस्ट जो होता है बैंक तक जाने आने का, तो वो एच से डिनोट किया गया है यहाँ पे। आई क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, एवरेज मनी होल्डिंग उतनी कम होगी। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है किसी पर्सन को, उतने वो ज़्यादा मनी होल्ड करके रखेगा अपने पास। ये किसके द्वारा कहा गया था, बॉमल के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बॉमल एंड टॉबिन हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द IS कर्व कट द LM कर्व इन द केशियन ट्रैप इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर IS कर्व जो है वो LM कर्व को केशियन ट्रैप में कट करती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने से क्या करे होगा। विल नॉट इफेक्ट द लेवल ऑफ इनकम, इनकम का लेवल इफेक्ट नहीं होगा। विल बी इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनकम, विल रिड्यूस द लेवल ऑफ इनकम, या विल रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए हमें पता है जो LM कर्व होती है वो केन्स ट्रैप में कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, और IS कर्व यूजली जैसी होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग वैसी ही होगी। ठीक है, ये हमारा इनकम का लेवल है। ओके, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जब LM कर्व हॉरिजॉन्टल होती है तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। अगर आपने ISLM वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इस पर 5 वीडियो बनाई हुई हैं, 5 पार्ट हैं उसके। उसमें आपको हर एक डाउट जो है ISLM का कवर हो जाएगा। ISLM कर्व डिराइव कैसे होती है, ISLM कर्व इफेक्ट कैसे कैसे होती है, IS कर्व की शेप कैसे कैसे चेंज होती है, ISLM कर्व की क्या शेप होगी तब मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी या फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव, उस सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने वो 5 पार्ट देख लिए। ओके, तो यहाँ पे जो है LM कर्व जो है हमारी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने क्या किया है, मनी सप्लाई इंक्रीज करी है, और इंक्रीज इन मनी सप्लाई किसका पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने से आप इनकम को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ इनकम एट ऑल, यानी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इनकम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं कर पाएंगे मनी सप्लाई इंक्रीज करने से। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आप जान सकते हैं, LM कर्व की शेप किस पे डिपेंड करती है, मनी डिमांड पे डिपेंड करती है। ओके, मनी डिमांड अगर हॉरिजॉन्टल है तो LM कर्व भी हॉरिजॉन्टल होगी। जितनी ज्यादा स्टीप मनी डिमांड कर्व होगी उतनी ज्यादा LM कर्व स्टीप होगी। और ये है हमारी मनी सप्लाई कर्व जो कि वर्टिकल है। ठीक है, तो आपने मनी सप्लाई इंक्रीज कर भी दी, तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो इनकम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे मनी सप्लाई नहीं है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप सप्लाई को इंक्रीज कर भी दो तब भी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने से इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट से इनकम चेंज नहीं होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब LM कर्व हॉरिजॉन्टल होती है तो वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रिलेट टू। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करने से पहले उसका कॉस्ट देखते हैं कितना आने वाला है, और उससे आपको प्रॉफिट कितना आने वाला है वो देखते हैं, उसे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ ए प्रोजेक्ट, ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर ऑफ ए प्रोजेक्ट, ऑप्टिमम इनकम ऑफ ए प्रोजेक्ट, या ऑप्टिमम सोशल लॉस ऑफ ए प्रोजेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ ए प्रोजेक्ट। यानी किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप चेक करेंगे कि उससे आपको बेनिफिट कितना होने वाला है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज सिस्टमैटिक अप्रोच टू इवेल्युएट द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, यानी कोई प्रोजेक्ट फिजिबल है, पॉसिबल है भी या नहीं, और डिसीजन बाय कंपेयरिंग द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट। आप उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट एंड बेनिफिट को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। दिस एनालिसिस इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी टू असेस द डिजायरेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्शन। आप बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, पब्लिक पॉलिसी में इस मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे कर रहे हैं या ब्रिजेस कर रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं, तो आप बेनिफिट क्या क्या देखेंगे उससे ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो जाएगा, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और उसके कॉस्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो उसमें आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट जो उसमें लगेगा, उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या क्या होगा। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट को जानने के लिए। तो यहाँ पे ये आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेट टू। जो मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड है, नेशनल इनकम से, पर कैपिटल इनकम से, ह्यूमन डेवलपमेंट से, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से। इसको इजीली आप आंसर कर सकते हैं, किससे रिलेटेड होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट से। वही हम बात कर रहे हैं कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो ग्रो तो कर रही है, पर वो रियल में डेवलप हो रही है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि उस इकोनॉमी में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि ह्यूमन डेवलपमेंट उस इकोनॉमी में हो रही है नहीं, या ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन इज कॉज्ड बाय। देखिए सर्कुलर कॉजेशन की थ्योरी दी गई थी हमारे
हमें गुनर मेडल के द्वारा। गुनर मेडल ने जो सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन की थ्योरी दी थी उस पर उन्होंने बात करी थी स्प्रेड इफेक्ट एंड स्पिल ओवर इफेक्ट की। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है सर्कुलर कॉजेशन की वो बेस्ड है स्पिल ओवर इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट पे, यानी किसी इकॉनमी में अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वो आसपास के एरियो में भी फैल जाती है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्टर नहीं आएगा, मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं आएगा, मॉडर्नाइजेशन सर्विस सेक्टर नहीं आएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर द जेंडर डिस्पैरिटी इन बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट। जेंडर डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, जेंडर असमानता बहुत ज़्यादा है उसमें। ठीक है, और असमानता अगर कहीं भी ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है तो GDI जो है यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो लोअर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, या कोई सिग्निफिकेंस नहीं पड़ेगा इसका HDI पे, या GDI इक्वल होगा HDI के। देखिए यहाँ पे GDI जो है यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कम होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी हो, जहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी हो, असमानता हो, वहाँ पे GDI की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी HDI से। यहाँ पे आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग पुश थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। बिग पुश थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, रोसेंट रोडान के द्वारा दी गई थी। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि किसी भी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को अगर आपने डेवलप करना है तो उसको एक बिग पुश की जरूरत होती है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। एक बार आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए उसके बाद वो इकॉनमी अपने आप ग्रो करना शुरू कर देती है। तो ये आंसर जो है यहाँ पे इसका करेक्टिव ऑप्शन डी है, रोसेंट रोडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th 5-year प्लान स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन। 11th 5-year प्लान की स्ट्रेटजी किस पे बेस्ड थी, एक्सक्लूसिव ग्रोथ पे, इंक्लूसिव ग्रोथ पे, एंडोजीनियस ग्रोथ पे, या एक्सोजीनियस ग्रोथ पे। इसका आंसर आपको पता ही होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ पे डिपेंड थी। 11th 5-year प्लान आया कब था, 2007 से 2012 तक। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।